आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीटीसी डिलेड सेकंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग एक नए पाठ का प्रारंभ करेंगे। ये हमारा यूनिट नंबर अर्थात पाठ नंबर 9 रहेगा। इसके पहले हमने 8 पाठ में आपको 3 वीडियो दिए हैं, आप सभी लोग ज़रूर देखे होंगे। हमने उसको व्यंजनों के बारे में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया हो सका हमने करवा दिया। आज हम लोग एक नया पाठ 9वां अर्थात जिसका नाम है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना और इसकी इकाई, अर्थात इस पाठ में हम लोग क्षेत्रफल के बारे में और उनके जो भी आयतन हैं उनकी धारिता क्या है, हम विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम आपको 1, 2, 3 इसका पार्ट बना देंगे। ये आपका पहला पार्ट रहेगा। आज हम लोग नए पार्ट का शुरुआत करेंगे, अर्थात ये ज्योमेट्री हमारा अब शुरू हो गया है। इसलिए आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से केयरफुल्ली से आराम से पढ़ें इसको, और 1-2 बार वीडियो को देख करके ज़रूर नोट्स को तैयार कर लें, जिससे आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए, ये आपका रहा लेसन 9 पार्ट 1, क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहला बात उठा लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, मात्रक क्या होता है, विभिन्न क्षेत्र आकृतियों को क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल क्या है? जैसा कि आप सभी लोग एक ही तल पर बने विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज आदि से बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित होंगे। साथ ही आप ठोस वस्तु में जैसे घन, घनाभ के पृष्ठों की आकृतियों से भी भली भांति परिचित होंगे। इस प्रकार से विभिन्न आकृति अपने तल का कुछ निश्चित स्थान घेरती हैं। जैसे आप किसी तल पर अगर आप त्रिभुज बनाएंगे तो वह जो आकृति बनेगी वह उस तल के कुछ स्थान को घेर लेगी, और वो जो बंद आकृति होगी उसकी जो परिसीमा की लंबाई होगी, इसके द्वारा अपने तल पर घेरे गए निश्चित भाग के माप की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक तली कोई बंद आकृति की परिसीमा की माप जिस भौतिक राशियों से हम लोग करते हैं उसको हम आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात क्षेत्रफल एक बंद आकृति है। बंद आकृति से घिरी हुई एक ऐसा परिमाप जो अपने चारों तरफ उसको घेर कर रखे, तो वह उस तल के क्षेत्र को जितना वह घेर लेता है वह उसकी आकृति का क्षेत्रफल हो जाता है। आप क्षेत्रफल को दूसरे परिभाषित में भी परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात क्षेत्रफल एक ऐसी बंद आकृति है जो घेरे गए तल के भाग के क्षेत्र को दर्शाता है। मतलब जैसे आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है, हमने एक त्रिभुज ले लिया। ये त्रिभुज आपका ABC है। अब ये जो त्रिभुज ABC है, यह इस तल को जैसे हमने इसको ABC खींचा, यह इस तल को इतनी तरह से पूरी तरह से घेर के रख लिया। हम
अब ये जितनी एरिया मतलब जितने क्षेत्र को घेर लिया है, अब ये कितना क्षेत्र घेरा है, इसकी जानकारी के लिए हमने यहाँ पे कई लाइनें को खींचा है। अर्थात ये लाइनें एक आयताकार आकृति हैं। इन छोटे छोटे आयतों, जैसे छोटा आयतन, फिर छोटा आयतन, फिर छोटा आयतन, ऐसे कई छोटे छोटे आयतन हैं। इन सभी छोटे छोटे आयताकार आकृतियों के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे तो ये जो जितना ये त्रिभुज इस तल को घेर कर रखा है, हमें आसानी से पता चल जाएगा और यही उस त्रिभुज का आकृति कहलाएगा। क्योंकि ये जो त्रिभुजाकार आकृति है, यह इस तल को घेर कर रखी हुई है। अतः त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है, एक ऐसी आकृति है जो उस तल के क्षेत्रफल को घेर ले। मतलब कोई रेखा आपका है, कोई रेखा उस तल के क्षेत्रफल को जितना घेर के रख ले, वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल को मापने के लिए हम यूनिट का वर्ग अर्थात इकाई का वर्ग में मापते हैं। इकाई का वर्ग से तात्पर्य ये है, जैसे आप किसी आकृति के क्षेत्रफल को गणना कर रहे हैं जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल गणना करते समय आप ध्यान देंगे कि हमेशा उसका जो मात्रक होना चाहिए, अर्थात जो इकाई होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। क्योंकि जब तक इकाई समान नहीं होगा, जैसे लंबाई मीटर में है तो चौड़ाई भी मीटर में होना चाहिए, लंबाई सेंटीमीटर में है तो चौड़ाई सेंटीमीटर में हो, लंबाई मिमी में हो तो चौड़ाई भी मिमी में होना चाहिए। इस तरीके से जब तक आप मात्रक को समान नहीं करेंगे, तब तक आप उस आकृति के क्षेत्रफल को नहीं निकाल पाएंगे। इस तरीके से क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा इकाई स्क्वायर होता है। मतलब जो आप मात्रक लेंगे उसी का इकाई हो जाएगा, उसी का वर्ग हो जाएगा। जैसे आपने मीटर में लिया तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आपने सेंटीमीटर में लिया तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो आप लेंगे उसी का स्क्वायर आपका क्षेत्रफल बन जाएगा। क्लियर हुआ? प्रायः हम देखते हैं कि जैसे खेत, पार्क या बगीचा में उनके चारों ओर कुछ स्थान या कुछ पथ, जिसे हम लोग रास्ता कहते हैं, छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार जैसे चित्र या कोई पेंटिंग को फ्रेम करके कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। हमें ऐसे पथ या बॉर्डर के बनाने में व्यय ज्ञात करने के लिए इनके क्षेत्र को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। आप इस इकाई में एक ही तल में विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज आदि विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के परिमाप या क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधियों के बारे में अध्ययन किए होंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं। क्षेत्रफल समतल क्षेत्र का एक क्षेत्रफल परिमाप वह परिमाप है जो उस क्षेत्र को घेरने वाली रेखाओं के बीच स्थित होती है। आपको ध्यान रहे कि जो आपका क्षेत्रफल है वो कोई भी समतल क्षेत्र है और उस समतल क्षेत्र में क्षेत्र को घेरने वाली जो रेखाओं के बीच की जो आपका आकृति होती है वही उसका क्षेत्रफल हो जाता है। जैसे आपके सामने प्रस्तुत किया गया, हमने छोटे से आकृति को लिया है। एक ये आयत है, इसमें आयत के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें मान लीजिए इसके क्षेत्रफल को गणना करना है, तो हमने इसमें कई छोटे छोटे लाइनों को खींचा है। इन छोटे छोटे लाइनों के सभी छोटे छोटे खंडों को निकालकर जोड़ लेंगे तो पूरे इस आकृति अर्थात इस पूरे आयताकार भाग का क्षेत्रफल हमें आसानी से निकल जाएगा और यही आपका क्षेत्रफल रहा इस आकृति का। इसी तरीके से आप एकदम बेसिक तरीके से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप उसमें 1 सेमी या 1 मीटर या 1 मिमी आप उसमें लंबाई और चौड़ाई को निकाल करके उसमें देख सकते हैं कि उसमें कितना
वह 1 सेंटीमीटर के लंबाई और चौड़ाई का कितना खंड हो रहा है, उन छोटे छोटे खंडों को निकाल करके पूरे खंड को जोड़ लेंगे, वही उस आकृति का पूरी तरह से क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखा गया कि त्रिभुज और उस त्रिभुज के अभ्यंतर के क्षेत्र सम्मिलित को हम लोग त्रिभुजाकार क्षेत्रफल कहते हैं, ये आपको दिखाया गया। क्लियर हो गया। जैसे बहुभुज है, कोई बहुभुज है और उस बहुभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। बहुभुज का तात्पर्य 3 से अधिक भुजाओं से, जैसे पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, इन सभी अगर आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है तो आप इसमें कई त्रिभुजों को निकाल करके छोटे छोटे खंड के क्षेत्रफल को निकाल कर पूरे आकृति को क्षेत्रफल को निकाल कर जोड़ लेंगे, जिससे उस पूरे आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे स्टेप बढ़ जाते हैं। सर्वांग सम क्षेत्रफल, अर्थात हम पढ़ते हैं कि 2 त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल कब सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम से तात्पर्य हमारा है सर्वांग सम अर्थात सभी आकृतियों के अंग बराबर हों, अर्थात एक आकृति का यदि अंग दूसरे आकृति के अंग के बराबर हैं तो हम उन्हें एक दूसरे का सर्वांग सम कहते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे दे दिया, हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC और दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया PQR, हमने 2 त्रिभुज ले लिया। अब हमें जांच करना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। तो इसकी जानकारी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, अर्थात ये जो आकृति स्थल को घेरी हुई है इसकी पूरी क्षेत्र कितना है, और जो हमारा ये त्रिभुज PQR है, ये PQR स्थल के कितने क्षेत्र को घेरी हुई है। दोनों के क्षेत्र को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि यदि दोनों के क्षेत्र आपस में बराबर हो जाएं, मतलब जैसे इसका क्षेत्र अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यदि इसका भी क्षेत्र 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ध्यान दीजिएगा यदि दोनों का क्षेत्र बराबर आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। और आप इसे दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, आप इस AB त्रिभुज को उठाइए और इसको PQR त्रिभुज पर रख दीजिए। यदि ये त्रिभुज पूरी तरह से इस PQR त्रिभुज पर अध्यारोपित हो जाए, अर्थात इस पर समाहित हो जाए, तो समझ लीजिए ये जो आपका ABC त्रिभुज है ये PQR त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगा। अर्थात यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके क्षेत्रफल यदि बराबर हो जाएं तो हम उन्हें कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर हो गया। अर्थात अगर 2 आकृति हैं और दोनों आकृतियों के क्षेत्र के माप बराबर हो जाएं तो समझ लीजिए वो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, और यदि हम उन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित करेंगे तो वो आसानी से एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे। आपको ध्यान रहे यदि 2 आकृति के क्षेत्रफल बराबर नहीं है तो वो कभी भी एक दूसरे पर कभी अध्यारोपित नहीं होंगी। ध्यान दीजिएगा, अगर सर्वांग सम हैं तो जरूर और जरूर वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगी। क्लियर हुआ। तो ये सर्वांग सम क्षेत्रफल है, अगर इसका क्षेत्रफल बराबर हो दोनों तो एक दूसरे के ये सर्वांग सम कहलाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि विभिन्न आकृति को लेते हैं। यहाँ पे आपको ABC और PQR ये सर्वांग सम का चिन्ह है, अर्थात जो ABC का क्षेत्रफल है वो PQR क्षेत्रफल के बराबर है, इसलिए दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं कि अगर विभिन्न आकृतियाँ हो जाएँ हम उनके क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम आपको बेसिक्स एकदम डिटेल्स वीडियो में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप सभी को बेस से पढ़ाएंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट बना रहे। चलिए पहले हम ले लेते हैं इसमें वर्ग का क्षेत्रफल और जान लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, कैसे निकालते हैं, वर्ग का परिमाप क्या है। सबसे पहला लेते हैं हम धीरे धीरे करके सभी आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन के बारे में आपको डिटेल्स पूरा वीडियो में देते रहेंगे। आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा। लेते हैं वर्ग, तो जान लेते हैं सबसे पहले वर्ग क्या है। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी
लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, अर्थात वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, या आप कह सकते हैं चार समान लंबाई के रेखाखंडों से बंद आकृति को वर्ग कहा जाता है। वर्ग आपका किसी तल में चार रेखाखंडों से जिसकी चारों लंबाई बराबर हो, ऐसी आकृति को हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। आप वर्ग को भी आयत कह सकते हैं। क्यों? लेकिन अंतर इतना होता है कि आयत में सभी भुजाएं अर्थात सभी लंबाई बराबर नहीं होती, जबकि वर्ग में आपकी जितनी भी भुजाएं होती हैं अर्थात चार भुजाएं होती हैं, तो चारों की भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। क्लियर? अब सीखते हैं हम लोग। आइए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके सामने हमने यहाँ पे ABCD एक वर्ग लिया हमने। अब इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कई छोटे छोटे खंड को खींच देते हैं। जैसे हमने इसमें इस तरीके से हमने इसमें छोटे छोटे खंड को बांट दिया, और आपको ध्यान रहे ये जो हमने छोटा छोटा खंड बनाया है, इन सभी छोटे छोटे खंडों की जो लंबाई है वो 1-1 मीटर का है। ये आपका लंबाई चौड़ाई 1-1 मीटर का है ये, ठीक है। अर्थात अब हमें इस पूरे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इन छोटे छोटे सभी लंबाइयों को निकालकर हम इसकी पूरी लंबाई निकालेंगे, और फिर इस छोटे छोटे खंड की लंबाई को निकाल करके हम इस पूरे लंबाई को निकालेंगे। तो देखेंगे कि इस पे जितने खाने बने हैं उतने खाने इसके चौड़ाई पर बने हैं। तो जब खानों की संख्या बराबर है, इसका मतलब हो गया इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो इस तरीके से जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, देखो किस आकृति, चूँकि द्विविमीय आकृति है, हमारा जो वर्ग है और आयत है ये दोनों द्विविमीय आकृति हैं। चूँकि इसमें दो ही विमा अर्थात लंबाई और चौड़ाई होता है, इसलिए दो विमीय होते हैं। जबकि आपके घन और घनाभ ये त्रिविमीय होते हैं, चूँकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। यहाँ से आपने देखा कि द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल लेते हैं। हमने इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई लिया। अब इसमें जो लंबाई है आपका AB है, तो लंबाई हमने इसमें AB ले लिया, और चौड़ाई हमने ले लिया इसका BC, क्योंकि इसमें चौड़ाई आपका BC रहा। अब लंबाई चौड़ाई BC हो गया। चूँकि ये आपका एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात AB बराबर है BC के, और BC बराबर है CD के, और CD बराबर है DA के। इस तरह ये सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे हमने AB लिखा, और AB और BC बराबर दोनों आपके भुजा हो गए, और हमने भुजा को मान लिया ये A लंबाई है इसका, तो AB भुजा है और BC भी भुजा है। हमने मान लिया ये भुजाएं AA हैं, तो आप यहाँ से A का A में जो गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा A पावर 2, अर्थात A पे स्क्वायर बन गया। इस तरीके से आपने देखा कि आप किसी भी जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा वो उसके लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल का वर्ग हो जाएगा। यहाँ आपने देखा लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई भी इसका है, इसकी चौड़ाई भी A होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो अगर ये A होगा तो चौड़ाई भी A होगा, अगर लंबाई 10 होगा तो चौड़ाई भी 10 होगा, अगर ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। इस तरीके से दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमेशा इसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से हमें निकल के आया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग याद कर लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई अर्थात दो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये द्विविमीय होता है, इसीलिए हम इसमें केवल दो विमा को लेते हैं, इसलिए भुजा का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर हो गया।
तो ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल रहा। वर्ग के क्षेत्रफल आप याद करेंगे, आपको याद भी होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाता है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग वर्ग के परिमाप के बारे में। वर्ग का परिमाप क्या होता है आप जानते होंगे। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे 1 भुजा या चारों भुजाओं का योग होता है। आपको ध्यान रहे कि किसी भी आकृति का, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो पंचभुजाकार हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, अगर किसी भी आकृति का आपको परिमाप निकालना है, चूँकि परिमाप का अर्थ ही होता है उसके पूरा माप, अर्थात उसके रेखाओं से घिरे हुए, जो उसने उस रेखा द्वारा उस तल को घेरा गया है, उसकी पूरी माप जो होती है वही उसका परिमाप कहलाता है। जैसे वर्ग में, तो वर्ग में जो इसकी रेखा है अर्थात ए बी और बी सी और सी डी और ए डी ए, इसकी कितनी लंबाई है, इसकी पूरी माप ये कितनी है, यही इसका परिमाप कहलाएगा। तो यहाँ से आप परिमाप, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो ध्यान दीजिएगा उसके जितने रेखाखंड हैं, अगर वो 3 रेखाखंडों से घिरा है तो उसके चारों, उसके सभी भुजाओं के योग के ही बराबर होगा। जैसे आपका त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो आपको उसका परिमाप निकालना है तो उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। अगर 4 भुजाओं से घिरा हुआ है तो चारों भुजाओं का योग करेंगे। 5 भुजाओं से घिरा हुआ है, पाँचों भुजाओं का योग करेंगे। अगर 6 भुजाओं से घिरा हुआ है तो उसके 6 भुजाओं का योग करेंगे। इस तरीके से आपको याद रहे कि किसी भी आकृति का जब आप परिमाप निकालेंगे तो उस आकृति के पूरे माप को हम लोग परिमाप कहते हैं। आइए हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा वर्ग का परिमाप है तो चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे आप देखिए चारों भुजाएं कौन कौन हैं, ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए। तो चारों वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है चारों भुजाओं का योग। क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं इसलिए चारों भुजाओं का, हम इनके चारों भुजा के लंबाई को जोड़ लेते हैं। तो चारों भुजाएं आपका ए बी रहा पहला, दूसरा बी सी रहा, तीसरा सी डी, चौथा डी ए रहा। अब यहाँ पे हमने किया, ये ए बी भुजा है, मान लिया ए बी हो गया। अब ध्यान रहे आपको ये जो बी सी है, ये जो बी सी लंबाई है तो ए बी के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ये ए बी है, अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा इसका मतलब सभी भुजाएं 10 होंगी। तो अगर एक भुजा ए बी है तो सभी को हम ए बी के बराबर मान सकते हैं कि नहीं? ए बी के बराबर हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर होती हैं, इसलिए हम एक दूसरे को बराबर मान सकते हैं। मतलब सभी भुजाएं ए बी के बराबर होंगी। तो ए बी ए बी ए बी, ये आपका 4 ए बी हो गया। तो 4 एक लिखा, और ये जो ए बी है उसकी एक भुजा है वर्ग का। तो इस तरीके से वर्ग के परिमाप का एक नया फार्मूला आ गया कि आप वर्ग के किसी एक भुजा में, वर्ग के किसी एक भुजा में यदि 4 से गुणा कर देंगे तो उस वर्ग का परिमाप याद हो जाएगा और आपको निकल कर चला जाएगा। अतः आपको याद हो जाए कि वर्ग का परिमाप 4 गुणे 1 भुजा भी होता है और वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग भी होता है। जैसे एक उदाहरण है, यदि एक वर्ग है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आपसे पूछा जाए कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल होता है वर्ग भुजा का स्क्वायर। आपने भुजा 10 लिया था तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपने भुजा 10 सेंटीमीटर लिया था, इसलिए इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसका यदि परिमाप पूछा जाए, वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का आपने भुजा 10 सेंटीमीटर लिया था तो परिमाप उसका हो जाएगा, तो 4 गुणे 1 भुजा है, तो भुजा आपने 10 लिया तो 4 दहम्मा 40, अर्थात 40 सेंटीमीटर उस वर्ग की परिमाप हो जाएगी। अब आपके रहा एक फार्मूला वर्ग का विकर्ण। तो ये जो आपके वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है, आपको ध्यान रहे, चूँकि जब आप वर्ग में एक विकर्ण यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो जो इस विकर्ण की लंबाई होती है वो उसके, चूँकि विकर्ण की लंबाई हमेशा होती है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, तो आपने
लंबाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है, तो दोनों आपका हो जाएगा। आपने भुजा जैसे लंबाई ए माना तो ए स्क्वायर, चौड़ाई भी ए माना तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बाहर आ जाएगा ए, और रूट में आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया ए आपने भुजा माना था तो भुजा रूट में 2। इस तरीके से आपका जो वर्ग का विकर्ण आया वो भुजा करड़ी में 2 हुआ। ये आपको हमने बता दिया कैसे आया भी, और आपको लर्न होना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो भुजा करड़ी 2 के गुणनफल के बराबर होती है। इस तरीके से हमने वर्ग के पूरी कंसेप्ट को हमने सीखा और हमें आशा है आपको भी ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को पूरी तरह से देख करके आपको जैसा भी लगे आप वीडियो को कमेंट करिएगा। आप सभी लोग को यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट के ज़रिए आप बताएंगे, रिप्लाई करेंगे हम उसका। अगर हो सकेगा तो हम आपको, यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो हम वीडियो में आपको प्रॉब्लम की समस्या का समाधान कर देंगे। तो ये आज हमने वर्ग के बारे में पूरा डिटेल्स किया और साथ में हमने वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के डिटेल्स को पढ़ा कि कैसे निकाला जाता है। इन सारी बातों को हमने इसमें सीखा और आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आपको बता दें अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। उसमें हम लोग समांतर चतुर्भुज आयतों के बारे में बात करेंगे और उसमें कुछ प्रमेय भी रहेंगे। उन प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे और जानेंगे इनसे समांतर चतुर्भुज और आयत से संबंधित कुछ प्रमेय हैं। सारी बातों को अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।